हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी टेट के जनवरी इसी साल के 2021 के पेपर 1 सी टेट के पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार विकास कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है रीइंफोर्समेंट, जिसको कि हिंदी में सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन भी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट को पुनर्बलन भी कहते हैं। पुनर्बलन। दूसरा लैंग्वेज, जिसे भाषा कहते हैं। तीसरा है एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। और चौथा है भौतिक दुनिया के साथ अनुभव। और चौथा है इमिटेशन, मतलब नकल, दूसरे की नकल करना। तो इस पियाजे का कहना है, जो कि पियाजे क्या थे, पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट है। स्विस साइकोलॉजिस्ट पियाजे का मानना है कि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे और उनके जो सिद्धांत हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो बहुत नामी सिद्धांत हैं। तो उन्होंने इस पर ये इंटरेस्ट उनकी सबसे ज़्यादा इसमें थी कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं या कैसे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं या कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे का नॉलेज जो है वो स्कीमास से कंपोज होता है, मतलब स्कीमा से बना होता है। बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज जो होता है, उनका जो नॉलेज होता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको जोड़ते हैं और वो उनके नई चीज़ को समझने में मदद करता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि जब बच्चा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, तब उससे वह सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो बच्चे के एक्सपीरियंस और एक्टिविटी से प्रभावित होता है, सामाजिक इंटरैक्शन से प्रभावित होता है और जैसे जैसे उसका बायोलॉजिकल बॉडी मैच्योर होता है उससे प्रभावित होता है। तो वो सब तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे और वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जो फ्रेमवर्क है जिसमें वो रहते हैं उसमें वो उसी के अंदर वो सोचते हैं, उसी के अंदर परफॉर्म करते हैं। सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उसी वातावरण में होती है। इसलिए उनका जो विकास का प्रोसेस है वो केवल बच्चे के इंटरैक्शन, जो अपने फिजिकल वर्ल्ड और अपने कल्चर से जो उनका इंटरैक्शन होता है उससे पता चलता है। तो जो उनका इंटरेक्शन होता है फिजिकल फैक्टर क्या क्या हुआ, जैसे कि तापमान, जिस तापमान में वो रहते हैं, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है, पॉल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर, जिस तरह के ये सारी चीज़ें मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो ये जो फिजिकल अरेंजमेंट है या जो भौतिक दुनिया का अनुभव है और फिर जो उनका अरेंजमेंट है जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ खेलते हैं, उनका इमोशनल जो स्टेट होता है और जो व्यक्ति से संबंध होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, वो सारे रिलेशंस, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, भौतिक दुनिया में होती हैं। तो इसलिए विकास को प्रभावित करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है भौतिक दुनिया के साथ अनुभव। इसलिए इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, in his theory of cognitive development, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया उसकी संरचनाओं की व्याख्या किस रूप में की है। तो अभी जैसा कि हमने इसमें इन्होंने चार बातें बताई। स्कीमा, पहला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन क्या होता है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया में जो संबंध होता है उसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स
एसोसिएशन कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा है स्कीमा और चौथा है साइकोलॉजिकल टूल। तो ये जो है पियाजे का जो मानना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने किस टर्म में बताया है। तो हमने पहले देखा कि वो क्या करता है, स्कीमा क्या है, पहले स्कीमा से तो वो अपने नई चीज़ों को जब भी देखता है तो अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ता है। तो पियाजे पहला साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, मतलब अधिगम का, संज्ञानात्मक विकास का उन्होंने सिस्टमैटिक अध्ययन किया। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उनकी थ्योरी जो है उसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्कीमा को यूज होता है। जैसे मतलब किसी एक एनिमल को देखा और उसको कहा गया कि ये डॉग है, तो फिर वो क्या होता है, उसके दिमाग में डॉग की तस्वीर बनी होती है। फिर जब भी उस तरह का एनिमल को देखता है तो उसको डॉग की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये मेंटल नेटवर्क जो बच्चों में होता है वो इनके माइंड में जो बनता है उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या है, वो एक तरह का, इसका आंसर है स्कीमा। स्कीमा जो है वो इंफॉर्मेशन का स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उसके मेमोरी में, बच्चे के मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। तो यह एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि किसी तरह का अनुभव को सेंसिबल बनाता है। इंफॉर्मेशन स्कीमा में क्या होता है कि कैसे सोशल वर्ल्ड ऑपरेट होता है और बच्चे कैसे नई सूचना को अपने स्कीमा से, नए इंफॉर्मेशन को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। तो हम लोग सब स्कीमा होल्ड करते हैं। एवरीडे ऑब्जेक्ट जो भी हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो एक स्कीमा, जैसे हमने ऑटोमोबाइल के लिए रख लिया गाड़ी को, तो फिर हम गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी तो हमें आइडिया हो जाता है गाड़ी कैसे चलता है, कि ये गाड़ी को हम किस तरह से एक बार देख लेते हैं तो उसको हम फिर उस ज्ञान से नई गाड़ी को भी हम चलाना सीख लेते हैं। तो हम हर व्हीकल को, बस को कार से डिफ्रेंशिएट करते, कार को ट्रक से, इस तरह से हम, क्योंकि हमारे पास जो पूर्व ज्ञान है उससे उसको रिलेट करके हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोशल और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीमा जो होता है वो किसी व्यक्ति के लिए भी बना होता है, जैसे मदर, ब्रदर, सिस्टर जो, और फिर क्लास या फिर लोगों का जो वर्गीकरण हुआ है कि ये कुरियर वाला है, ये टीचर है, ये लाइब्रेरियन है, ये पोस्टमैन है, ये गार्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी स्कीमाज होते हैं जो हमें बिहेवियर को मीनिंगफुल होल बनाते हैं, मतलब एक उसको मतलब देते हैं, एक मीनिंग देते हैं। तो पियाजे का जो बेसिक कॉग्निटिव थ्योरी है उसमें क्या क्या चीज़ है, पहला है स्कीमा। स्कीमा को क्या कहते हैं, स्कीमा को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, स्कीमा को ज्ञान का निर्माता। ये हमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम। स्कीमा क्या है, पियाजे के हिसाब से पहला है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, मतलब नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। स्कीमा को कह सकते हैं कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड जो है ना, वो हमारे मन में होता है जिससे हम यूज करते हैं नई चीज़ को सीखने में। तो ये मेंटल स्ट्रक्चर हुआ स्कीमा, जो मन में, दिमाग में बैठा होता है जिससे हम नई चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। एडाप्टेशन फिर उन्होंने बताया, स्कीमा के बाद एडाप्टेशन भी पियाजे के सिद्धांत में है। एडाप्टेशन क्या होता है, ये है कि चेंज, जो भी परिवर्तन हो रहा है वातावरण में, उसमें हम जब एडजस्ट करते हैं, जो सामंजस्य स्थापित करते हैं, या फिर किसी वातावरण को समझते हैं या फिजिकल वर्ल्ड के साथ हम एडजस्ट करते हैं, तो उसे एडाप्टेशन कहते हैं। फिर उन्होंने कहा एक और वर्ड जिसे एसिमिलेशन, ये सब पियाजे के सिद्धांत में
कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए वर्ड हैं जो कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाते हैं। तो इसमें एसिमिलेशन में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे जो है ना, उनको जो स्कीमा है एग्जिस्टिंग है उससे नए ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को एसिमिलेट करते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन को जो कि करंट स्कीमा से मैच करे। फिर है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तब होता है जबकि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब नॉलेज हुआ ना, तो ये नॉलेज जो ऑलरेडी है वो नहीं काम कर रहा है और हमें एकदम नए ऑब्जेक्ट के साथ डील करना पड़ रहा है। तो जब हम उस स्थिति को अपने साथ मिलाते हैं या उसमें हम सेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एकोमोडेट। उस नए नॉलेज को अपने उसके साथ जब हम डील करते हैं तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। फिर है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में एंड डिसइक्विलिब्रेशन। इसमें क्या होता है कि कोई नया सिचुएशन एडजस्ट हो गया एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ, तो ये स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। मतलब कि ऑलरेडी जो सिचुएशन है हमारे स्कीमा जो है उसके साथ नया सिचुएशन एडजस्ट कर गया तो उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। और क्या हुआ कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो बेस बन जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पियाजे ने अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को किस टर्म में बताया है, तो स्कीमा। उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया, स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेज। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संचालन चरण की क्या विशेषता है, हमें ये बताना है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ना जीन पियाजे के सिद्धांत में, इसमें 4 उदाहरण दिया है, 4 ऑप्शन है। सेंट्रेशन इन थॉट, विचार में केंद्रित करना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व सीरिएट ऑब्जेक्ट्स मतलब क्रमबद्ध करना, सीरियल में रखना, और डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जीन पियाजे का मानना है कि 4 स्टेज में उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बांटा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है होता है इसका समय उन्होंने दिया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइमिंग है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स है ना। इसमें इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा मानता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। ये जैसे उसको मतलब ये लगता है कि दूसरे भी उसी की तरह सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो ये बच्चे की इनएबिलिटी है। इस उम्र में बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकता है। वो समझता है कि जैसे वो देख रहा है, जैसे वो कर रहा है वैसे ही दूसरे करते हैं। वो मतलब ये सिचुएशन को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इस एज में बच्चा नहीं देख पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रॉब्लम होता है कि वो थॉट को बदल नहीं सकता है। मतलब कोई भी थॉट ऐसा है जिसको वो, जैसे मान लो कोई बॉल है जिसमें कि एयर भरा हुआ है और उस बॉल को हम फ्लैट कर दिए, तो वो बच्चा ये नहीं सोच सकता है कि ये फ्लैट हो गया बॉल, फिर से हवा भरने से इस तरह का गोल हो सकता है। तो मतलब इरिवर्सिबिलिटी मतलब वापसी, कोई भी स्थिति में अगर कोई चीज़ है उसको अगर हम दूसरी स्थिति में डाल दें तो वापस वो स्थिति में आ सकता है, ये नहीं सोच सकता है, जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये थॉट में उसका सेंट्रेशन हो जाता है। यहाँ पर बच्चे के थॉट में सेंट्रेशन होता है, केंद्रित हो जाता है उसका थॉट। तो ये जो सेंट्रेशन हो जाता है थॉट में, तो बच्चा क्या करता है कि उसका अटेंशन केवल एक एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन को एक समय में देख पाता है और उस सिचुएशन को वो रिवर्स नहीं कर पाता, उसको पलट नहीं सकता। जैसे बॉल
में अगर हवा भरा हुआ और वो बॉल को फ्लैट कर दिया जाए तो वो फिर वो नहीं सोच पाता कि ये बॉल फिर से उसमें हवा भरा जा सकता है और फिर ये अपने पुराने फॉर्म को ले सकता है। तो उन्होंने और भी उनके जो स्टेजेस हैं, तो हम एक एक करके सारे स्टेजेस को पहले देख लें। पहला स्टेज बताया है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में जो होता है ना, संवेदी अवस्था जिसको कहते हैं, जिसमें इसमें 0 से 2 इयर्स का बच्चा होता है, तब ये स्थिति में होती है। इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने सेंस से ही दुनिया को समझते हैं, छूकर, देखकर, इस तरह से फिजिकल इंटरेक्शन जब उनका किसी चीज़ से होता है तब उस चीज़ को वो समझ पाते हैं। इनको ये क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इस एरिया में परमानेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट होता है इस स्टेज का, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा में प्री ऑपरेशनल, जिसका हम अभी बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो इसका आंसर होगा सेंट्रेशन ऑफ थॉट। इसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, इसकी विशेषता है ये ए, आंसर इसका होगा ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री ऑपरेशनल। और उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये दूसरा स्टेज हो गया प्री ऑपरेशनल, जिसको हम डिस्कस कर लिए अभी। ये 2 से 7 इयर्स तक होता है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संचालन की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो अपने थॉट को दूसरे के थॉट से अंतर कर पाते हैं। ये उम्र इनकी इस समय 7 से 12 ईयर्स के होते हैं, तो बच्चे अपने और दूसरे के थॉट के अंतर को समझ पाते हैं और कोई भी वस्तु को उनके नंबर से या उनकी मात्रा से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं। और अब चौथा जो स्टेज है उसको हम कहते हैं फॉर्मल, औपचारिक संचालन की अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 ऑनवर्ड्स, 12 साल और उससे आगे। इसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक थिंकिंग कर सकते हैं और ये क्रूशियल स्टेज होता है जब मेंटल एबिलिटीज बच्चों की डेवलप करती है मैक्सिमम लेवल तक, और वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने क्या जाना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, थॉट्स का सेंट्रेशन, विचार में केंद्रित हो जाता है, विचार में केंद्रता आती है या केंद्रित हो जाता है विचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। विकास केवल स्कूल में सीखने के माध्यम से होता है। दूसरा है कि डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। केवल बचपन में, बाल्यावस्था में विकास होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। विकास बहुआयामी है। डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर्स फॉर एवरीवन। सभी संस्कृतियों में विकास की दर सेम होती है। तो इसका आंसर होगा कि विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है मतलब क्या है कि विकास जो है ना वो प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है, उसमें प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। और डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों होता है। चेंज मतलब ओल्ड एज में हम क्या देखते हैं, डिक्लाइन होता है, और डेवलपमेंट का जो नेचर होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है और ये सभी एज ग्रुप में होता है, बचपन से लेकर ओल्ड एज तक होता है। और बहुत सारे डेवलपमेंट बहुआयामी होता है। इसका क्या मतलब हुआ, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारी का। तो मल्टी डायरेक्शनल होता है, तो कुछ डायरेक्शन
जो होते हैं वो कहीं पर इंक्रीज होता है, कहीं डिक्रीज भी होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी एडल्ट का वो होता है कि कभी वो एडल्ट को आप देखेंगे कि उन्हें वाइजर वो डिसीजन लेने में जब वो बड़े होते हैं तो सफल होते हैं, लेकिन जब एज होता है तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस कम होता है, उनका स्पीड कम होता है। तो डेवलपमेंट बहुत से क्षेत्र में होता है, और साइकोलॉजिकल, इमोशनल। तो इसलिए ये जो है ना कि विकास जो है सो बहुआयामी होता है। ये विकास के संदर्भ में ये आंसर होगा, इसका सही आंसर इज सी। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग जो है वो क्या एम्फेसाइज करता है, हमें ये देखना है। तो एट्रीब्यूशन, लेव वाइगोत्स्की का सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है वो किस प्रक्रिया पर महत्व देता है। तो है एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन और कल्चरल टूल्स, आरोपण, प्रेरणा, संतुलन और सांस्कृतिक उपकरण। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, पहले वो एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, सोवियत साइकोलॉजिस्ट जो वाइगोत्स्की थे, और उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी डेवलप किया। सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी उन्होंने विकसित किया। और ये थ्योरी कहता है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है किसमें, लर्नर के कॉग्निटिव एबिलिटी में। उनका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर सबसे ज़्यादा, कल्चरल टूल्स पर यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ उनका कल्चर फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कि ग्रो, कल्टीवेट और नर्चर। तो कल्चर क्या है, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक है और नॉलेज है। कल्चर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का लैंग्वेज, रिलीजन, खान पान, सोशल हैबिट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, सारी चीज़ों को बताता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का। तो वाइगोत्स्की का कहना था सोशल कल्चरल, उनका पर्सपेक्टिव जो था लर्निंग का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस किस पर देता है, कल्चरल टूल पर इम्पॉर्टेंस देता है, किस लर्निंग प्रोसेस में। कल्चर का उनका मानना है कि कल्चर मेन डिटर्मिनेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, क्योंकि यह मनुष्य के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। लर्निंग क्या होता है, कैसे होता है, तो बच्चे और कल्चर के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, जिस कल्चर में बड़ा होता है उसके इंटरेक्शन से वो सीखता है। Different culture plays vital role in shaping the abilities and behaviors of child. चाइल्ड का कॉग्निटिव एबिलिटी सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से अध्ययन किया जाता है। इसलिए वाइगोत्स्की का थ्योरी का इम्पोर्टेंस किस चीज़ पर है, कल्चरल टूल पर है। उनका कहना है कि बच्चा जो है वो कल्चरल साइकोलॉजी डेवलप करता है और उसमें लर्निंग जो है वो बच्चे के सोशल, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस जो चलता रहता है उसके वेरियस लेवल पर उसकी लर्निंग प्रभावित होती है उससे। इसलिए सांस्कृतिक उनका जो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है सांस्कृतिक उपकरण पर जोर देता है, सीखने के सामाजिक उपकरण पर जोर देता है, सांस्कृतिक और सामाजिक। इंडिविजुअल डिफरेंस in a progressive classroom. जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल डिफरेंस जो है एक प्रगतिशील कक्षा में किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए,
तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं जो होती हैं कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है और हर दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस जो प्रगतिशील कक्षा में होता है उसको किस प्रकार मानना चाहिए। तो उनका कहना है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो प्रगतिशील कक्षा में इम्पॉर्टेंट है, प्लानिंग करने के लिए, शिक्षण और अधिगम की योजना बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों में अंतर को बताता है। उनके ये जॉन डीवी जो थे उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। जॉन डीवी ने कॉन्सेप्ट दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, प्रगतिशील शिक्षा का। और उनका कहना था कि लर्निंग जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टेक्स प्लेस ओनली थ्रू द हैंड्स ऑन अप्रोच। मतलब क्या है कि स्टूडेंट को आपस में इंटरेक्शन करना चाहिए और उनको ऐसा वातावरण देना चाहिए ताकि वो सीख सकें। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का एडवांटेज क्या है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कि इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प करता है कोर्स और मटेरियल को डिज़ाइन करने में, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है। तो टीचर जो है वो टीचिंग मटेरियल या ट्रेनिंग प्रोग्राम को हर बच्चों के हिसाब से तैयार करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने से टीचर और टॉट क्या होता है, टीचिंग और लर्निंग स्टाइल में को मैच करते हैं और बेटर एकेडमिक रिजल्ट होता है। क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है तो वो इंटरेक्ट करके आपस में इस चीज़ को बढ़ाते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंस का जब क्या केयर किया जाता है तो टीचर क्या करता है, बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करता है। तो टीचर क्या करता है कि ऐसे सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को तैयार करता है और ऐसे प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियम को लाता है, स्टडी स्टाइल को बनाता है ताकि हर बच्चे की नीड को पूरी की जा सके। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो क्लासरूम के लिए एडवांटेजियस हो जाता है, क्योंकि वो टीचर को बहुत सारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाया जाता है। चाहे तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम में ये ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें कि इंस्ट्रक्शन को कभी भी बच्चों के सोशल आइडेंटिटी पर आधारित नहीं किया जाता है। वो बच्चों को हमेशा सब बच्चों को एक साथ लेकर चलता है। तो इसमें क्या है कि इन inclusive classroom emphasis should be on undifferentiated instruction, segregation of students based on their social identity, नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना और प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। तो इसका आंसर है सी, मतलब व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करना। इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है उसमें सभी बच्चों को समावेशित करना, मतलब सभी बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे उनका कोई भी डिफरेंस को ध्यान नहीं रखना है, उनके शारीरिक डिसेबिलिटी को ध्यान नहीं रखना है, हर तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे। तो यहाँ इंक्लूसिव क्लासरूम में किस चीज़ पर जोर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज, ताकि बच्चों के अधिकतम पोटेंशियल को निकाला जा सके, मैक्सिमाइज बच्चों के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जा सके। ये डाइवर्सिटी, विविधता पर जोर देता है। हर बच्चे को क्लासरूम में लाया जाता है, उनको समान अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वो सीख सकें और ग्रो कर सकें, उन्हें लर्न और ग्रो करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करता है और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। बच्चों की डाइवर्सिटी, विविधता को सभी तरह के बच्चों को एक ही क्लासरूम में सीखने और ग्रो करने का अवसर दिया जाता है। ये
डिसेबल्ड चिल्ड्रन को नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ रेगुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है। इस समावेशी शिक्षा में इसमें एजुकेशनल सिस्टम को सभी बच्चों को फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक किसी भी तरह का डिफरेंसेस हो सबको लेकर एक साथ चलता है। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से अवसर प्रदान करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। According to right of person with disabilities, which Act 2016, which of the following term is appropriate to use? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करना उचित है? हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, विकलांग छात्र, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक रूप से विकलांग छात्र, स्टूडेंट विथ क्रिपल्ड बॉडी, अपंग शरीर वाला छात्र, या मंद बुद्धि छात्र, रिटार्डेड स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है कि एजुकेशन थ्रू मेन स्ट्रीम स्कूल, अभी हमने पढ़ा कि जाना कि सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में एक साथ सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना, चाहे वो डिसेबल्ड हो या किसी सोसाइटी के किसी क्लास से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर हम डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, ये 1995 का एक्ट है। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है जिसमें क्या है कि सभी बच्चों और यूथ जिनको जो डिसेबल हैं उनके लिए फॉर्मुलेट किया गया। इसमें क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन देना। ये ये बच्चों के डिसेबिलिटी के हर एस्पेक्ट को देखता है। तो इसमें क्या है, अर्ली डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन करना विकलांग बच्चों का, ए फंक्शनल एंड नॉर्मल फॉर्मल असेसमेंट और एजुकेशनल प्लेसमेंट, सोशल सिक्योरिटी, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स सपोर्ट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये शब्द स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी का प्रयोग करना उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो भी डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है। वो नोट्स नहीं, डिसेबिलिटी नहीं है, ये एडोलेसेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस ईच, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का क्रम हमें बताना है। तो दिया हुआ है, पहला एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कॉन्क्रीट, दूसरा है कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी सार संवेदी, सार नहीं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, सेंसरी संवेदी कॉन्क्रीट, यहाँ मूर्त हो जाएगा, ये अमूर्त हो जाएगा। फिर है कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी, उसी तरह से हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट सेंसरी, सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट। तो हमारे यहाँ जो सीक्वेंस है ये होगा, पहला सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट। ये हमने देखा सेंसरी मोटर स्टेज। इसको हम डिस्कस करते हैं कि जीन पियाजे ने क्या बताया था। जीन पियाजे का ही है ये।
उन्होंने अब थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया था 4 स्टेज, जो हमने अभी 4 स्टेज को देखा था। हर स्टेज को उन्होंने सोफिस्टिकेटेड और थॉट के हिसाब से बनाया। ये स्टेज सेम ऑर्डर में होता है, जिसमें कि हमने पहले बताया था अभी इससे पहले सेंसरी मोटर, वो 0 से 2 ईयर, जिसमें ये सेंस ऑर्गन से ही सब चीज को समझते हैं। प्री ऑपरेशनल, इसमें इनके थॉट रिवर्स नहीं होते हैं। 2 to 7 ईयर्स कॉन्क्रीट में इन्हें कुछ थॉट लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है। और ये आता है फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें ये हाई लेवल की थिंकिंग करने लगते हैं 12 ऑनवर्ड। ठीक है, तो सेंसरी मोटर नॉलेज बेस्ड सेंसरी मोटर एक्टिविटी है, कोई मेंटल इमेज सिंबल नहीं बनता है। प्री ऑपरेशनल में मेंटल इमेज बनता है, सिंबल और वर्ड्स को समझते हैं। ईगो सेंट्रिक होते हैं, उस समय जो चाहिए सो चाहिए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नंबर, क्वांटिटी, वॉल्यूम, मासेस समझने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी शुरू होता है, हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव भी रीजनिंग शुरू होता है। तो ये जो है हमारा सीक्वेंस है सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रचनात्मकता की प्राथमिक पहचान क्या है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुमुखी सोच इसको हम कहते हैं, विविध सोच या हाइपर एक्टिविटी, सक्रियता, इनअटेंटिवनेस, असावधानी, और लो कम्प्रिहेंशन मतलब कम समझ। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें कि ओरिजिनल, कुछ नया जो पहले नहीं हुआ है, ऐसा आइडिया जब आता है तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। ये व्यक्ति की यह योग्यता होती है, जो व्यक्ति इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कुछ नया सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस देते हैं, उन्हें हम क्रिएटिव कहते हैं। वो फ्रेश कोई चीज़ देते हैं, आइडियाज उनके फ्रेश होते हैं, जो पहले से सुना हुआ या जाना हुआ नहीं होता, जैसे हम नोवाइस आइडियाज भी कहते हैं। यह है जो योग्यता होती है समझने की, अभिव्यक्त करने की और ह्यूमन माइंड को अप्रिशिएट करने की। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ना, वो सबसे प्राइमरी फैक्टर है जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाता है। अलग सोच होती है इनकी, और ये प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसलिए इसका आंसर तो हो गया ए। ये लिमिटलेस अप्रोच को बताता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के लिए बहुत, मतलब क्रिएटिविटी की पहचान है। ये सॉल्विंग प्रॉब्लम को एक से कई तरीकों से, एक से ज़्यादा तरीकों से सॉल्व करता है। समस्या को, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को जवाब देता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है? जिसका आप अपने मन से जवाब देते जाओ। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है? जिसका एक ही आंसर होता है। तो ट्रू फॉल्स टाइप का क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओपन एंडेड में आप कितने अपनी कल्पना से बता सकते हो। और ब्रेन स्टॉर्मिंग जब होता है, कोई भी समस्या क्लास में या में कोई कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, और ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि सारे सॉल्यूशंस को नोट किया जाता है और जो सबसे अच्छा होता है उसको अपनाया जाता है। तो ये ऐसे लोगों को में ये एबिलिटी होती है जो क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका आंसर होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज, ये 2021 के क्वेश्चन है, वही लिखा हुआ, इसको मैं काट रही हूँ।
In order to address the learners from diverse backgrounds, a teacher should, विविध पृष्ठभूमि से जब बच्चे आते हैं क्लास में, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उन बच्चों को संबोधित करने के लिए जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। तो पहला है कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। दूसरा है यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल। पहला था कि विविध सेटिंग्स का उदाहरण बताएं। फिर क्या है, सभी के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का प्रयोग करें। यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन द नेगेटिव स्टीरियोटाइप, नकारात्मक रूढ़ियों को मजबूत करने वाले बयानों का उपयोग करें। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता से संबंधित पहलुओं के बारे में बात करने से बचें। तो इसका आंसर होगा ये ए, क्योंकि डाइवर्स सेटिंग से जब बच्चे आते हैं तो ज़रूरी है कि हम डाइवर्स सेटिंग्स का एग्जाम्पल बताएं कि हर बच्चे को वो अपने से रिलेट कर सके। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अलग अलग लोगों, अलग अलग सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, कल्चरली अलग अलग बैकग्राउंड से जब बच्चे आते हैं तो टीचर को क्या चाहिए कि वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हर अलग अलग बैकग्राउंड के उदाहरण दे ताकि बच्चे अपने को उसके साथ जोड़ सकें। तो ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में हम डिसएडवांटेज बच्चे भी आते हैं, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से भी आते हैं। तो ये जो है समावेशी शिक्षा जो है यह एक आंदोलन, एक मूवमेंट है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, उन सबको एक सेटिंग पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाना। तो करिकुलम ऐसा बनना चाहिए कि सब बच्चों के नीड्स को पूरा करे। एम्फेसिस शुड भी, उसमें मैनुअल स्किल भी होना चाहिए, लाइफ स्किल भी होना चाहिए, टेक्निकल एफिशिएंसी भी सिखाना चाहिए ताकि हर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिले। टीचर को बच्चों के नीड को समझना होगा, उनसे बात करना होगा, उनको क्या दिक्कत हो रही है उसको जानना होगा। और लर्निंग को टीचर में, लर्निंग में इंटरेस्ट कौन पैदा करेगा, टीचर को क्रिएट करना होगा। तो कैसे क्रिएट करेगा, तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके, सेल्फ रेस्पेक्ट करके, डेवलप करके, उनकी संस्कृति, उनके बैकग्राउंड से जुड़ के, तो इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके। इसलिए टीचर को एग्जाम्पल्स क्या करना होगा, डाइवर्स सेटिंग से देना होगा ताकि बच्चे खुद को उस पढ़ाई से जोड़ सके और अपने को अलग थलग महसूस ना करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।